भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब हस्ताक्षर हो चुका है। भारत के इतिहास में यह हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डील है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बीच में साइन हुआ यह डील को भारत और ईयू दोनों मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें अभी इसी डील पर है और अमेरिका के भीषण टैरिफ की मार खाए हुए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यह एक लाइफ लाइन साबित हो सकती है। ईयू के लिए अमेरिका को यह सबसे बड़ा संकेत है कि हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी डील कर सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ये डील सिर्फ ट्रम्प के प्रेशर और ट्रेड वॉर के चलते नहीं किया गया है। 2 दशकों से इस डील पर काम चलता आया है। 2007 में भारत ने इस डील पर बातचीत शुरू की थी, फिर बातें सस्पेंड हो गई ईयू के साथ, फिर 2022 में रिस्टार्ट हुई और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने एक ऐसा एफटीए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मंजूरी दी है जो 1-2 मिलियन लोगों का मार्केट बना देगा। इस ट्रेड जोन में दुनिया का 25% जीडीपी शामिल होगा। यूरोपियन देशों को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत जैसे विशाल मार्केट का एक्सेस मिलेगा। 96% से ज्यादा ईयू गुड्स अब भारत पहुंचेंगे बिना या बहुत ही कम टैरिफ के साथ। भारत ने आज तक किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर को इतनी छूट नहीं दी जितनी हम ईयू को दे रहे हैं। ईयू के लिए सालाना 4 बिलियन यूरो से ज्यादा बचत होगी और यूरोप का इंडिया जो एक्सपोर्टर है वो डबल होने के संकेत है अगले 6 से 7 सालों के अंदर। उधर भारत को यूरोपियन मार्केट का सीधा एक्सेस मिलेगा। 450 मिलियन कस्टमर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। 99% इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रेफरेंशियली एंट्री अब मिलेगी, जिसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को अब भारी बूस्ट मिलेगा। यानी टेक्सटाइल, अपीयरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स ज्वेलरी, सी फूड, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, बेस्ड मटेरियल, ये सारे जो हैं एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया मार्केट इनके लिए खुलने वाला है। अब 27 यूरोपियन देशों का यह ब्लॉक यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी $22 ट्रिलियन वाले इस ब्लॉक का भारत जैसे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ जुड़ना, इसका मतलब है दुनिया भर में जो पूरा ट्रेड होता है उसका 1/3 हिस्सा है ये। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई डिबेट नहीं है कि ये स्केल और सिग्निफिकेंस के मामले में ये मदर ऑफ ऑल डील है। लेकिन इसे जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में पेश किया जा रहा है इस डील को, उसे तो बस यही लग रहा है कि बस सब कुछ हो चुका है, यूरोपियन सामान कल से ही सस्ता हो जाएगा, अच्छे दिन परसों से आ जाएंगे। लेकिन ये घोषणा तो बस एक शुरुआत है, ये तो बस एक सहमति हुई है। अब एक लंबा चौड़ा लीगल स्क्रबिंग का प्रोसेस शुरू होगा जिस पर फाइन प्रिंट का डिस्कशन होगा, जिसे कहते हैं डेविल्स इज इन द डिटेल्स। वही डिटेल्स अब डिस्कस होगी, उसके बाद इसे यूके के पार्लियामेंट और भारत के संसद में रेटिफाई होना पड़ेगा और 2027 से पहले ये डील लागू नहीं होने वाली है। और इसके बाद हम डिटेल में समझ पाएंगे कि भैया किसको कितना मिल रहा है, मुनाफा एक्चुअली किसका हो रहा है। ईयू ने याद रखी ये डील अपने फायदे के लिए की है और भारत ने अपने मुनाफे के लिए की है। फाइनली इस डील का एक महत्वपूर्ण पहलू है इस डील का जियोपॉलिटिक्स। क्या संकेत ईयू और भारत देना चाहते हैं ट्रम्प वाले अमेरिका को? आज ईयू, कल कनाडा भी तो आने वाला है भारत। क्या ऐसी डील करके हम ट्रम्प को होश में ला पाएंगे? वो ट्रम्प जिसने भारत को ह्यूमिलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा इस साल के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे to celebrate along with us. लेकिन इनके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य परेड नहीं ट्रेड था। पिछले 2 दशक से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील पर बातचीत चली आ रही थी। हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी और फिर फाइनल फैसला नहीं हो पाता था। 2013 की अगर हम बात करें तो ये नेगोशिएशन पूरी तरीके से बंद हो गए जब भारत ने अपने ऑटो सेक्टर को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोलने से साफ इंकार कर दिया। इसके लगभग 1 दशक बाद कोविड डिसरप्शन के बीच में हमने फिर से ईयू की तरफ देखा। नेगोशिएशन आगे बढ़े लेकिन असली पुश आया पिछले साल जब अमेरिका से ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड में उथल पुथल मचाना शुरू कर दी। ईयू और भारत दोनों अमेरिका के ट्रेडिशनल अलायंस रहे हैं, ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने दोनों को नहीं बख्शा, भारी टैरिफ लगा दिया। ईयू ने तो ट्रंप को समझा बुझा कर कुछ हफ्तों में सेटलमेंट कर लिया, लेकिन भारत 50% टैरिफ की मार तब से झेलता आया है। लेकिन ईयू आज ये जान चुका है कि ट्रंप भरोसे लायक इंसान नहीं रह गया है, इसीलिए उसने भारत जैसे देश के साथ डील करना ही बेहतर अब समझा। Europe and India have chosen to be reliable partner to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. डोनाल्ड ट्रंप ना तो उस कमरे में था जहां इस डील को साइन किया गया और ना ही उसका जिक्र खुलेआम किया गया, लेकिन इस डील में काफी हद तक ट्रंप का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा रहा है। जब अमेरिका सारे देशों को टैरिफ से धमका रहा था तब दूसरे देश एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और उसी में उनकी समझदारी थी। यूएस के प्रेशर के बीच में भारत ने पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन के साथ भी एक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर भी बातचीत तो कुछ सालों से चल रही थी, लेकिन ट्रंप की दादागिरी के चलते दोनों देशों ने डील को फाइनल कर लिया, क्योंकि ये एक क्रोनोलॉजी
टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अरे यूएस के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए अभी हम कनाडा के साथ भी कर सकते हैं, एक बड़ा यूरेनियम डील भी साइन कर लें। एंड बिफोर दिस वी हैव डन सच डील्स नॉट ओनली विथ यूके बट आल्सो विथ यूएई एंड न्यूजीलैंड। लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डील्स एक साल पहले भी शायद मुमकिन ना होता, अगर सारे लोग चाहते तब भी नामुमकिन ही होता ये, क्योंकि इस डील के साथ भारत ने अपने ऑटो सेक्टर को ग्रेजुअली ओपन अप करना शुरू कर दिया है। यूरोप से आने वाली प्रीमियम कार्स अब टैरिफ का जो उनका है वो फ्रेंच मेनर से ना उसको हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोपियन वाइन, ऑलिव ऑयल, ब्रेड, इन सब में अब भारी टैरिफ की कमी देखी जाने वाली है। इन सब चीजों पर भारत ने अपना रुख जो है वो अब नरम करना शुरू कर दिया है, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। उधर ट्रंप ने ईयू नेशन को हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले पर फिर से टैरिफ की धमकी दे डाली, तो वो भी अपने मार्केट को इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए खोलने में और ज्यादा तैयार हो गए हैं। अब एक बड़े बुली के दबाव में भारत और ईयू ने नेगोशिएशन और आसान होने लगे। दोनों ही पक्षों को अमेरिका पर अब अपनी निर्भरता कम करने की एक जरूरत आन पड़ी है, एक मार्केट ढूंढने की दरकार आन पड़ी है, और दोनों के लिए ही चाइना एक रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर तो नहीं है। इसीलिए ईयू और भारत ने साथ ही में आने का फैसला कर लिया है, और जो काम 2 दशकों से अटका पड़ा था वो अब चंद महीनों में हो गया है। तो इस डील के पीछे ट्रेड तो है, लेकिन ट्रम्प का भी एक शेडो है। अब आते हैं इस डील के डिटेल्स में, आखिर क्या मिल रहा है किसको। सबसे पहले शुरुआत भारत से करते हैं। भारत के लिए इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा है एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन का। वैसे तो ईयू ट्रेडिशनली भारत पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाता था, ऑन एवरेज गुड्स पर 3.8% टैरिफ ही हुआ करता था, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल गारमेंट्स पर ड्यूटी जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। 2023 के बाद ईयू ने कुछ प्रेफरेंशियल सिस्टम और ज्यादा ट्वीट किए, जिसके बाद भारत के एक्सपोर्टर्स को मिलने वाला जो कंसेंस था वो और कम होने लगा, टैरिफ बढ़ने लगा। इसका नुकसान गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी जैसे सेक्टर्स पर ना पड़ने लगा। और याद रखिए उसके ऊपर जो ट्रम्प ने 50% टैरिफ मार दिया वो अलग, तो ये सेक्टर की हालत और भी ज्यादा खस्ती हो गई। ये सेक्टर वो सेक्टर है जो भारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है हमारी इकोनॉमी में। इस डील से भारत के एक्सपोर्टर्स को अब वो कंसेस फिर से मिलने लगेंगे जो ईयू अभी तक बांग्लादेश जैसे लिस्ट डेवलप्ड नेशन को ही दे रहा था। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को थोड़ी रिलीफ जरूर मिलेगी। यूएसए की वजह से हो रहे जॉब लॉसेस को भी और हमारी जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है उसे रिकवर करने का मौका अब हमारे सामने दिख रहा है। ये डील हमारी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कितना बड़ा हो सकता है, आप इस बात से समझ सकते हो कि आज टैरिफ कहां खड़ा है और अगले साल कहां हो सकता है। मरीन सेक्टर जैसे सी फूड्स 26%, केमिकल 12.8%, फूडवेयर 70%, अपरेल 12%, टेक्सटाइल 12%, जेम्स एंड ज्वेलरी 4%, बेस मेटल्स 10%, रेल प्रोडक्ट एंड शिप 7%, कंज्यूमर गुड्स 10.5%, टॉयज एंड स्पोर्ट गुड्स 4.7%। अब ये सारे सेक्टर में ईयू टैरिफ जीरो करने वाला है। सर्विस की बात करें तो भारत को इस डील के जरिए आईटी सर्विस और प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में बेहतर एक्सेस मिल सकता है। भारत लंबे समय से ईयू से डेटा प्रोटेक्शन के मामले में एडिक्वेसी स्टेटस मांग रहा है। ये स्टेटस मिल जाने से भारत की आईटी कंपनीज के लिए ईयू कस्टमर का डेटा हैंडल करना आसान हो जाएगा। साथ ही यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक खुशखबरी है, अगर आप ईयू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करोगे तो आपको कम से कम गारंटी 9 to 12 मंथ का एक विंडो पीरियड मिलेगा टू सीक एम्प्लॉयमेंट। अभी इसको सारे मेंबर नेशन इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे तो ये बात अलग है। अब देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन को इस डील से क्या मिलने वाला है। ईयू की फैक्ट शीट के मुताबिक भारत ने यूरोप से आने वाले 96% से ज्यादा गुड्स पर टैरिफ कट कर दिया है। इसमें सबसे स्टीप कट्स अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वाइन्स, आपको मिलेगा स्पीड ऑयल, ऑटो सेक्टर में ये कट्स आपको देखने को मिलेंगे। वाइन एंड स्पीड में जो 150% टैरिफ था उसकी जगह अब 20 to 40% टैरिफ की अब बात चल रही है। अब इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कट डाउन किया जाएगा। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स पर अब 50% जो टैरिफ था उसे जीरो कर दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें भारत के कस्टमर के लिए अच्छी खबर है, ये सब सस्ती होने वाली है। अब आते हैं मेन हेडलाइंस जिनके बारे में सारे लोग बातचीत कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स पर। ऑटोमोबाइल्स के मामले में भारत ने ईयू को अब तक का सबसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। इस डील के तहत भारत ईयू से आने वाले गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 40% कर देगा और कुछ सालों में वो घटकर 10% तक आ जाएगी बात। और यूके की तरह यह कंसेस इस बार सिर्फ हाई एंड, टॉप एंड लग्जरी कार्स पर नहीं बल्कि 20 लाख प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों पर भी मिलने वाला है। तो आने वाले समय में सिर्फ BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां ही नहीं बल्कि वोक्सवैगन, स्कोडा जैसी गाड़ियां जो हैं, जो कस्टमर के लिए प्रीमियम कार हैं, जैसे एसयूवी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट कहा जाता है, उसमें भी भारी कटौती देखी जाएगी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों के जो शेयर है ना वो काफी गिरे हैं मार्केट में, क्योंकि उनके लिए ये काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। हाँ, ये बात सही है कि जहां तक ईवीज की बात है तो ये छूट ईवीज पर नहीं है। 5 साल तक एटलीस्ट डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरर्स को
प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो अगर आप ईवी खरीदने के फिराक में थे कि यूरोप से सस्ती ईवी गाड़ी आ जाएगी, तो वह नहीं होने वाला है। खैर, कार्स के अलावा ईयू से आने वाली जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट है, प्लास्टिक, केमिकल, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल, ये भी जीरो या नेग्लिजिबल टैरिफ पर आने वाला है। एक राहत की बात तो यह है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को इस डील से पूरी तरीके से बाहर रखा गया है। तो इस डील से भारत के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, यह वही सेक्टर है जिसे ट्रम्प भी बार बार खोलने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया था। तो यह सेक्टर अभी भी प्रोटेक्ट ही है। अब इससे पहले कि आप यह सब सुनकर अपने हाथ में सस्ती फ्रेंच वाइन और गैराज में सस्ती मर्सिडीज के सपने देखना शुरू करो, आपको बता दें कि ये सब कल से शुरू नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज अनाउंसमेंट हो गया और कल से सारे टैरिफ भी चेंज हो जाएंगे। इस पूरी डील का सबसे बड़ा फेच है ये कि ये डील अभी सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसको पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट डिबेट करेगा, अप्रूव करेगा, क्लियर करेगा। इसकी एक लीगल स्क्रूटनी होने वाली है, उसमें महीनों लग जाएंगे। तो कम से कम 1 साल का समय लगेगा। अर्ली 2027 से पहले ये डील लागू नहीं होने वाली है। और यहाँ एक और कंडीशन है कि अगर तब तक कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, अगर हो गई, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ कंडीशनलाइज लग गई, तो ये प्रोविजन भी बदल सकते हैं। शायद इसीलिए आज स्टॉक मार्केट ने भी ना एक मिक्स रिएक्शन दिया है। इतना बड़ा डील लेकिन एक मिक्स रिएक्शन दिया है हमारे स्टॉक मार्केट ने, क्योंकि मार्केट भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि हस्ताक्षर होने में और डील पूरी होने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। ईयू पहले भी डील से पीछे हट चुका है, तो आगे भी हट सकता है। अभी इसी महीने ईयू की जो यूएस के साथ ग्रीनलैंड को लेकर बहस हुई है ना, उसके बाद ईयू ने पता क्या किया, ईयू ने यूएस के साथ होने वाले ट्रेड डील को फ्रीज कर दिया। इस डील पर दोनों साइड्स ने बातचीत पिछले साल ही फाइनल की थी, उसके बाद भी इसे लागू नहीं किया गया और पिछले साल की बात तो बहुत पुरानी हो गई। अभी 10 दिन पहले की बात बताऊं तो ईयू चीफ जाती है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका ट्रेड ब्लॉक के साथ एक और हिस्टोरिकल डील साइन की जाती है। उस वक्त भी पूरी दुनिया इस डील को लेकर ना बहुत चर्चा कर रही थी, बहुत बातचीत हो रही थी, बहुत ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, ये लोग अभी डील साइन करके वापस भी नहीं आए थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस डील को रिजेक्ट करके यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज दिया। सारी मेहनत बर्बाद हो गई और किसी को कुछ नहीं मिला। ट्रम्प के प्रेशर में नेगोशिएशन जल्दी जल्दी निपटा दिए गए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए इमीडिएटली लीडर्स ने डील को साइन कर दिया। लेकिन साउथ अमेरिका मदर ऑफ ऑल डील से यूरोप को, आम किसानों को जो नुकसान होने वाला था, उसे किसी ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन जिसकी जिंदगी इफेक्ट होने वाली थी, जिस पर इफेक्ट होने वाला था, वो तो चुपचाप नहीं बैठा ना। फिर क्या था, उधर डील हुई और इधर पेरिस में फ्रांस फार्मर ने अपने ट्रैक्टर्स लेकर शहर के अंदर घुस गए। प्रोटेस्ट जबरदस्त हुआ और फ्रांस ने इस डील को ईयू पार्लियामेंट में अप्रूव करने से मना कर दिया, इसके अगेंस्ट वोट कर दिया और ये डील अप्रूव नहीं हो पाया। अप्रूव मिलना या ना मिलना एक बात है, लेकिन क्या अप्रूव मिलने के बाद भी भारत के बिजनेस को सच में फायदा होने वाला है? वे शायद उतना नहीं जितना अभी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अभी 1 जनवरी से ईयू ने नया कार्बन टैक्स भी लागू करना शुरू कर दिया है। ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM एक ऐसा सिस्टम है जिसने यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट गुड्स पर कार्बन एमिशन के हिसाब से लेवी किया जाएगा। इससे इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्टर्स, स्पेशली स्टील, एल्यूमिनियम सेक्टर पर एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा। तो अगर इन प्रोडक्ट्स पर ईयू टैरिफ कम भी कर देता है, फिर भी इन सेक्टर पर 10 से 15% कार्बन लेवी लगा दिया जाता है जैसे हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो एंड में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस उतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, अगर आने वाले महीनों में हमने सारे टैक्स, सारे सेस उसमें हम निजात पा पाए, तो तब शायद हो सकता है इस ट्रेड डील का फायदा हमें मिले। नहीं तो अभी तक एक पॉलिटिकल मैसेज वो ज्यादा जा रहा है और हो सकता है ईयू को ज्यादा मुनाफा मिले एज पर इंडिया। तो भाई एंड में अगर ये डील इंप्लीमेंट होता है, इस स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और यह उस समय पर आता है जिस समय हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है, जब दुनिया तेजी से बदल रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस डील को, जिसको हमने आनंद फानन में साइन किया है, उसका इम्प्लीमेंट फोकस ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, या उसका मकसद ये भी है यूएस और चाइना को एक पॉलिटिकल मैसेज भेजा जाए कि बॉस, हम तुम्हारे ग्रेट पावर और पॉलिटिक्स में पिसने वाले नहीं है, हम अकेले नहीं है, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी अलायंस है, हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने अलायंस और अपने ट्रेड पार्टनर्स खुद चुन सकते हैं।